तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपके साथ बने हैं राजेश सर, जो है ना आपको सोशल साइंस से संबंधित, है ना जीके जीएस से संबंधित, है ना क्वेश्चन पर क्वेश्चन फेंके जा रहे हैं, एग्जाम में लड़े जा रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न सीधे आएंगे एग्जाम में। तो मेरे साथ बनिए और हिंदी व्याकरण का मुकाबला बिहार पुलिस में कीजिए। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। हम लोगों के पास है प्रश्न, ये है प्रश्न, जो रामचरित्र शब्द जो है, रामचरित्र जो शब्द है वो कौन सा समास है ना। रामचरित्र जो शब्द है, रामचरित्र जो शब्द है जो कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम समास के बारे में जान लेंगे, जो समास होते कितने प्रकार के हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में है ना, हिंदी व्याकरण में 6 प्रकार के समास होते हैं। हिंदी व्याकरण में समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको भी जान लीजिए फटाफट। अब यही भाव समास, कौन समास, अब यही भाव समास। अब यही भाव समास किसे कहिएगा, तो वैसा समास जिसमें प्रति 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 प्रत्यय प्रति प्रत्यय अनु अनु उप यथा यथा है ना आदि लगा रहे। अगर ये सब लगा रहेगा या योजक चिन्ह के साथ, यानी योजक चिन्ह के साथ रिपीट रहेगा, जैसे हाथों हाथ, एकेटा बात के रिपीट किए रहेगा, हाथों हाथ एकेटा बात के अगर रिपीट किया रहेगा, हाथों हाथ, मुख्य मुख्य, लाते लाते, है ना पैरे पैरे, अगर ऐसा वाला रहेगा रिपीट किए हुआ तो वो भी अब यही भाव समास होगा। जिसे प्रति लगा रहेगा अब यही भाव समास, प्रत्यय लगा रहेगा अब यही भाव समास, अनु लगा रहेगा अब यही भाव, उप लगा रहेगा अब यही भाव समास, यथा लगा रहेगा अब यही भाव समास, आ लगा रहेगा अब यही भाव समास, है ना। इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे द्वंद्व समास को। क्या समझेंगे, द्वंद्व समास को क्या जानेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होगा, द्वंद्व समास जिसमें दूगो होगा लेकिन उल्टा पुल्टा होगा, दूगो होगा लेकिन उल्टा पुल्टा होगा। एगो कहेगा आय तो एगो कहेगा भाई, है ना, उल्टा पुल्टा होगा। जैसे एगो कहेगा माता तो एगो कहेगा पिता, तो माता पिता कौन हो जाएगा, द्वंद्व समास कहा जाएगा। जैसे कहेंगे एगो भाई, एगो कहेंगे भाई भाई, ये क्या कह देंगे, बहन, ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे एगो कहेगा दुल्हन, एगो कहेगा दुल्हा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, फटाफट बढ़ते रहिए, है ना, आगे बढ़िए। क्रमधारय समास, है ना, क्रमधारय समास में एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होगा, एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होगा। इसका मतलब ये हुआ जो एक विशेषता बतलाएगा, एक शब्द होगा जिसका कोई ना कोई बतलाएगा। जैसे मधुर वचन, है ना, एक सेकेंड, मधुर वचन, देखिए वचन की विशेषता है जो मधुर है। जैसे कटु वचन, वचन की विशेषता है जो कटु है, कड़वा है ना। जैसे लाल कलम, कलम की विशेषता है जो लाल है ना। तो इस प्रकार से रहेगा तो क्रमधारय समास, इस प्रकार से रहेगा तो क्रमधारय समास। इसके अलावा द्विगु समास, देखिए द्विगु समास को ही संख्यावाचक समास कहते हैं। द्विगु समास को ही संख्यावाचक समास, यानी कि संख्या का बात होगा। द्विगु के ऐसा ही लग रहा है, द्विगु में दू लागल है, मतलब संख्या, दू क्या है, संख्या, मतलब संख्यावाची समास का बात करेगा, यानी संख्या का बात करेगा। जैसे कहेगा चौराहा, चौ मतलब हुआ 4, और राह मतलब हुआ रास्ता, यानी चौराहा मतलब 4 गो रास्ता वाला आ गया ना। जैसे कहेगा पंचवटी, देखिए पंच मतलब क्या हो गया 5, और वटी मतलब बगीचा, है ना, तो पंचवटी। जैसे कहेगा त्रिमुहान, चाहे त्रिभुवन, वही बात सब, त्रि मतलब 3। जैसे कहेगा सप्ताह, मतलब सप्त मतलब कभी हो गया साह, जैसे 7 हो गया ना। जैसे कहेगा शताब्दी, क्या कहा जाएगा, शताब्दी, तो शताब्दी मतलब क्या हो जाएगा बारे, तो शताब्दी मतलब सत मतलब हो जाएगा 100, सत मतलब 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा इसको, है ना। तो कर्मधारय हो गया इसको। चलिए तत्पुरुष को भी समझ लेते हैं फटाफट। तत्पुरुष समास, है ना,
आया है तो समझ के जाएगा ना, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? तत्पुरुष समास जिसमें कारक छुपा हो, जिसमें कारक छुपा हो। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, इसमें का छुपा है। राजभवन, राजभवन मतलब राजा का भवन, मतलब इसमें भी का छुपा है। घुड़सवारी, 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 घुड़सवारी मतलब घुड़ मतलब घोड़ा, यानी कि घोड़ा के सवारी, घोड़ा के सवारी, है ना। समझ रहे हैं ना, बात समझ रही, समझते रहिए। इसी प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। अच्छा एक दो और समझ ले, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय। बहुव्रीहि समास को भी समझ लेते फटाफट, यहाँ पर जगह बचा हुआ है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में याद रखिएगा जो विशेष होगा, यानी कि सीधे सीधा अगर दिमाग उतना चल नहीं रहा है, रुक सा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। राक्षस या भगवान का नाम रहेगा, राक्षस या भगवान का नाम रहेगा, बहुव्रीहि समास लगा देंगे। जैसे रहेगा एक दंत, एक दंत, बताइए एक दंत मतलब एगो दांत वाला, एगो दांत वाला कौन है? गणेश जी है, भगवान का नाम हो गया बहुव्रीहि समास, है ना। जैसे रहेगा बड़े, जैसे रहेगा चंद्रशेखर, जैसे रहेगा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर माने कि चंद्र मतलब चंद्रमा, शिखर मतलब शिखर पर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। शिव जी के बारे में कह रहे हैं, शिव जी के बारे में कह रहे हैं, कौन हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे रहेगा नीलकंठ, क्या रहेगा? नीलकंठ, नीलाकंठ किसका है? तो हमारे शिव भगवान का नीलाकंठ है, तो कौन हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, है ना। इसी प्रकार जैसे आ जाएगा दशानन, दशानन, दशानन आ गया। आनन मतलब होता है सर, आनन मतलब क्या होता है? ये सर होता है। और दस मतलब दस, 10 गो सर वाला कौन हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रकार से तुम लोग याद रखोगे, एग्जाम में है ना, याद रखना है आप लोगों को। चलिए अब तो इस प्रकार से लिखा है, क्वेश्चन था रामचरित्र, है ना, रामचरित्र। तो राम मिस्टेक हो गया उसको लिखने में, रामचरित्र ऐसे होता रामचरित्र। तो रामचरित्र जो होता है तो यानी कि राम के चरित्र, राम के चरित्र को कहते हैं रामचरित्र। राम के तो कारक छुपा है के, ये का है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की संबंध, है ना, संबंध काके की अधिकरण पे, ये सब जो होता है ये सब क्या है? तो ये सब कारक है। कर्ता कारक जो है याद, कर्ता ने कर्म को, ये सब जो याद किए हो, ये सब क्या है? कारक है। जो कारक छुपा रहेगा तो तत्पुरुष समास। तो क्या लिख रहे हैं? राम के चरित्र, राम के चरित्र के आ गया, इसीलिए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर इसमें प्रति है, प्रति ये सब लगा रहता, प्रति प्रति अनुप यथा लगा रहता, अब यही भाव समास मार देते। किसी विशेष व्यक्ति का नाम रहता तो अभी अति बहुव्रीहि समास मार देते। द्विगुणी समास जब संख्या रहता तो द्विगुणी समास मारते, और जब कारक छुपा रहेगा तो तत्पुरुष समास मारेंगे। समझ में आया? चलिए आगे। कहता है नायक शब्द रूप, नायक शब्द रूप का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द रूप का संधि विच्छेद क्या होगा, ये हम लोगों को जानना है। नायक शब्द रूप का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द रूप का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट जान लीजिए नायक शब्द रूप का संधि विच्छेद क्या होगा। नायक शब्द रूप का देखिए, नायक शब्द रूप का अगर संधि विच्छेद को देखते हैं गौर से, नायक शब्द रूप का अगर संधि विच्छेद देखते हैं तो देखिए, नायक को अगर गौर से देखते हैं तो यहां पर मिलता है य, यहां पर मिलता है य। ये य जो होता है, ये य जो होता है ई से बनता है। ये य जो होता है ई से बनता है, ये दिमाग में रखना है। ई से य होता है, ई से य होता है। तो क्या शुरू में ई है किसी में लागल? नहीं है सर जी। अगर ई रहता शुरू में लागा हुआ, अगर शुरू में ई रहता तो ई वाला ही आंसर होता है। ई नहीं है क्योंकि ई से य होता है, ई से य होता है और उसे व होता है। ई से य होता है और उसे व होता है, ई नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है दूसरा ट्रिक पर बना हुआ। दूसरा ट्रिक पर, आप किस ट्रिक पर बना है ना, आप देखते हैं। तो ना प्लस यक, है ना, नायक बना हुआ है। अब हम देखते हैं दूसरा तरीके से। तो ये इस ट्रिक को फॉलो नहीं किया तो 9 प्लस आक, ये 9 में क्या है? अ। 9 को गौर से देखिएगा तो 9 में अ, ये है आ। अगर आ की मात्रा उसमें देखिए, एक चीज बताते हैं, अगर छोटका बड़का में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? बड़का लड़ाई होगा, क्योंकि बड़का बरुआर है। देखिए अ और आ में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? सर जी हमेशा आ जीतेगा ना, आ ना बड़का है। अगर ई और इस बड़ी ई में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? बड़की ई जीतेगी, है ना। बड़कीय बड़की में लड़ाई होगा तो यो बड़कीय जीतेगी। तो बड़कीय का बोल बड़ा है, बड़के बड़के में तो बड़के होगा, है ना। तो छोटका वो
आ छोटका ऊ में लड़ाई, बड़का ऊ में लड़ाई होगा तो बड़का ऊ जीतेगा, यानी कि बड़का आ का मतलब आकारांत है ना। तो यहाँ पर देखिए नौ में लगा अ, इसमें है आ, तो आ जीत जाएगा, तो इसमें नाक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? नाक बन जाएगा। क्या नाक का पूछ रहा है? नहीं नहीं, नायक का पूछ रहा है। चलिए इसको देखिए, इसमें है आ, इसमें है क्या? अ है। इसमें क्या है? आ, इसमें क्या है? अ है। तो यहां पर हो जाएगा है ना आयक नायक। लेकिन रुक जाइए, ये नायक सही नहीं होगा, ये नायक सही नहीं होगा, क्योंकि ना प्लस अक है ना, ये आपका आंसर होगा नौ प्लस आयक, नौ प्लस आयक नायक होगा, नौ प्लस आयक, क्योंकि ये अ और आ मिलकर क्या बन जाएगा? ना बन जाएगा, और इस प्रकार से नायक इसका आंसर होगा। बाकी सब गलत है इसमें। आगे देखिए, देखता है अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अरण्य जो होता है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द कानन होता है, ये कानन भी उसी का है ना, ये विपिन भी उसी का है ना। कांतार, कांतार भी अरण्य शब्द का, अरण्य का पर्यायवाची शब्द कानन, विपिन, कांतार है ना। तो कौन नहीं है? तो उपवन नहीं है। उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वाटिका होता है, वाटिका होता है, बागीचा होता है, बागीचा होता है। तो ये सब जो है उपवन का पर्यायवाची शब्द है, ये उपवन का पर्यायवाची शब्द इसका है, ठीक है। लेकिन अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन है, विपिन है, कांतार है। कहता उग्र का विलोम क्या होता है ना। अच्छा, पर्यायवाची शब्द का मतलब ये होता है ओहने शब्द लिखना, ओहने शब्द ढूंढना। पर्यायवाची शब्द मतलब ओहने शब्द, ओकर दोसर नाम खोजो। पर्यायवाची मतलब ओकर दोसर नाम खोजो। तो ये दोसर नाम याद करना पड़ता है, तब ये खोज पाओगे, नहीं तो नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए उग्र का मतलब होता है जो खूब ज्यादा माने उतावला हो जाना, उग्र मतलब होता है ना। सौम्य मतलब होता है शांत हो जाना, सौम्य मतलब शांत हो जाना। तो चलिए उग्र का उल्टा क्या होगा? सौम्य होगा। उग्र का उल्टा क्या हो जाएगा? सौम्य होगा, शांत होना। क्या हो जाएगा? शांत। अब बाकी सब यही रौद्र हो जाना। कहते रौद्र रूप में हम आए कि है ना, शांत नहीं होगा जी, सौम्य रूप में नहीं आए, रौद्र रूप में आए। तो रौद्र मतलब होता है गुस्सा होना। ये देखो, ये भी उग्र हो रहा है, ये भी तेज हो रहा है, ये भी तेज। तेज का उल्टा तेज कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा। प्रचंड है ना, प्रचंड का मतलब भी क्या होता है? प्रचंड मतलब भी गुस्से माने की बढ़ोतरी के लिए इंडिकेट करता है। तेज भी बढ़ोतरी के लिए, लेकिन सौम्य शांत के लिए है, इसीलिए इसका उल्टा यही होगा, ठीक है। देखिए अब देता है सबल, है ना। सबल मतलब क्या होता है? सबल मतलब मजबूत होता है ना, कहता बड़ा सबली बनता है, सबलिया बनता है जी। सबलिया मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। और मजबूत का उल्टा देखो, विलोम मतलब होता है उल्टा, उल्टा खोजिए। माने कि एगो ठंडा है तो एगो गरम खोजिए, तो वहने कहता है जो कथी है? मजबूत है तो कमजोरहा खोजिए। कमजोर क्या होगा? निर्बल होगा। सर जी निर्बल तो अहुबा है और निर्बल अहुबा है। अब देखिए बलशाली, देखिए बलशाली रहता ना, तो बलशाली का क्या होता? कमजोर होता। या मजबूत का क्या होता? कमजोर होता। मजबूत, अगर मजबूत का पूछे रहता तो मजबूत का होता है कमजोर, मजबूत का क्या होता? बड़े कमजोर होता है। अब पूछता है सबल का क्या होगा? तो निर्बल। दोनों अब देखो, दुद्दू को निर्बल होने लिखल, दुद्दू को निर्बल होने लिखल है। ऐसा स्थिति में पहिलका वाला आंसर सही होता है। जब दोनों आंसर एक ही दिया रहे, एक ही जैसा रहता है, तो पहले का आंसर सही होता है, ये वाला आंसर सही होगा। आप कहता है हर स्वर और दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर में कौन ई स्वर है? कहता हर स्वर और दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। जानते देखिए देखिए हर स्वर जैसे अगर लिखते हैं, आ लिखते हैं, तो जिसको बोलने में कम समय लगता है उसे हर स्वर कहते हैं, और जैसे बोलने में ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ क्या है? हर स्वर हो गया। आ क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ई क्या है? हर स्वर है। ये वाला बड़की वाली क्या है? दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार से ऊ क्या है? हर स्वर है। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। तो आपसे यही तो पूछ रहा है ये कौन सा स्वर है? तो ये सर जी तो दीर्घ है ना, दीर्घ मतलब होता है बड़ा वाला। देखिए ये छोटकी आ में कौन बड़का? ये बड़का है, ये दीर्घ स्वर, ये हर स्वर, है ना। ये क्या है? दीर्घ स्वर, ये सॉरी ये हर स्वर, ये हो गया दीर्घ स्वर, ये हर स्वर, ये दीर्घ स्वर। तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर, ये बड़ा वाला है ना। बात समझिए। आ में पूछे रहता तो आ हो जाता दीर्घ स्वर, अ हो जाता हर स्वर। अगर ई में पूछा, ई में पूछवे किया है, तो ई हो गया दीर्घ स्वर, आई हो गया है ना हर स्वर, है ना। पूछता स्वर कौन सा? ये तो हर दीर्घो स्वर नहीं पूछा, सीधा पूछा स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर है। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे कहता है गो शब्द का अर्थ नहीं। गो, गो शब्द का क्या अर्थ होता है? गो शब्द का अर्थ होता है बाण होता है।
गो शब्द जो होता है, गो शब्द का अर्थ होता है बाण, है ना, आंख, है ना। गो शब्द का अर्थ गो, बाण। ये वज्र, वज्र जानते हैं, वज्र भी, है ना। गो, आंख, बाण, ये सब गो शब्द का ही अर्थ है। गो शब्द का अर्थ क्या है बोरे? बाण है, आंख है, वज्र है। गो शब्द का क्या अर्थ है? बाण है, आंख है, वज्र है। ये धन जो है, धन जो है, जो गो सॉरी घन जो है वज्र, है ना, गो शब्द का अर्थ नहीं है। तो ये पूछ रहा था गो शब्द का अर्थ कौन नहीं है। अब ये पूछता है अल्प विराम के साथ कौन सा, है ना, कौन सा चिन्ह होता है। देखिए अल्प विराम का मतलब, अल्प मतलब होता है कम और दीर्घ मतलब होता है ज्यादा, है ना। अल्प मतलब होता है कम, अल्प मतलब होता है कम, और विराम मतलब होता है आराम करना, आराम करना। माने कि हम लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और तनका विराम करने का मन हुआ, जैसे तो तनका एना कॉमा लगा देंगे, इसी को कहते हैं अल्प विराम। इसी को क्या कहते हैं? अल्प विराम। और अल्प विराम ये आधा विराम होता है, तनका विराम होता है, इसीलिए इसको अर्ध विराम भी कहा जाता है, इसीलिए इसको अर्ध विराम भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध विराम। लेकिन हम इसको भी जान जाते हैं, और भी ऑप्शन को जाए, पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम का पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब आराम करना, पूरी तरह से आराम करना, माने कि पूरी तरह से अपना बात खत्म करेंगे तभी अपना पूरा आराम करेंगे, यानी ऐसे फुल स्टॉप देना क्या कहलाता है? पूर्ण विराम कहलाता है। पूरी तरह से विराम कर लगा देते हैं। चलो आप इससे आगे नहीं लिखेंगे तो पूर्ण विराम। अर्ध विराम क्या हो जाएगा? ऐसे कॉमा हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह सीधे ना एन्ना के जो होता है, किलो वाला चिन्ह जो होता है उसको लगा दोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। ये देखिए किलो वाला जो चिन्ह होता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। विषमयादि बोधक चिन्ह, उल्टा आई को कहते हैं विषमयादि बोधक चिन्ह, उल्टा आई को कहते हैं विषमयादि बोधक चिन्ह। चलो चिन्ह को लेकिन याद रखो, एग्जाम में चिन्ह से पूछता रहता है, सब याद रखना। अब उल्टा आई को क्या कहते हैं? विषमयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? ऐसे वाला दे देंगे, योजक चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे। फिर वही क्वेश्चन आ गया, रामचरित्र, पहले पूछा था रामचरित्र में कौन सा, है ना, समास है। आप कह रहा रामचरित्र, रामचरित्र में कौन सा समास है? तो हम लोग ये जाने हैं तत्पुरुष समास है, क्योंकि राम के चरित्र क्या हो जाएगा? राम के चरित्र। अब ये क्या है? तो चरित्र मतलब होता है, चरित्र मतलब होता है उसके कैरेक्टर के बारे में, राम के कैरेक्टर के बारे में लिखा गया है। तो ये क्या है? तो एक प्रकार का जीवन है। किसी का चरित्र लिखा जाता है, चरित्र चित्रण किया जाता है, वो जीवन कथा होता है, जीवन होता है। तो क्या है? जीवन है। रामचरित्र का क्या अर्थ हुआ? तो चरित्र का मतलब होता है जीवन, चरित्र का मतलब ही होता है जीवन। जैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कृष्ण चरित्र, तो कृष्ण चरित्र का मतलब कृष्ण के जीवन, है ना, चरित्र मतलब जीवन होता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास है? अब देखिए फिर से आ गया समास। चलिए समास को देखते हैं। क्या गिरि प्रवेश समय से? नहीं, गिरि प्रवेश कोई समास नहीं है। विद्यालय, विद्यालय संधि है, समास नहीं है। क्या है? संधि है, क्योंकि विद्यालय जो बनता है विद्या प्लस आले से बनता है, विद्या प्लस आले से बनता है, विद्या के प्लस आले से। आई कौन सा संधि है ये भी जान जाओ, तो दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। क्यों है दीर्घ संधि? क्यों है दीर्घ संधि? ये इसलिए दीर्घ संधि है क्योंकि इसमें दीर्घ की बात किया है। इसमें देखिए आ है, इसमें भी आ है, आ, ये आ बड़की है, जब बड़की का बात होता है दीर्घ संधि हो जाएगा। पुस्तकालय क्या है? पुस्तक प्लस आले, ये भी संधि है, पुस्तक प्लस आले, पुस्तक प्लस आले क्या है बड़े? पुस्तक प्लस आले, ये भी संधि है, ये पुस्तकालय। तो ये क्या पूछ रहा है? कौन समास है? तो जलपान क्या है? समास है। जलपान क्या है बड़े? समास है। जल का पीना ही, है ना, जल का पीना ही जलपान समास कहलाता है। अच्छा पूछेगा कौन समास है? तो ये याद रखना, अब यही भाव समास है, अब यही भाव समास होता है। जलपान, जलपान करना कौन सा समास है? अब यही भाव समास है। अच्छा याद रखना, भर पेट, भर पेट कौन सा समास है? तो भर पेट आएगा, अब यही भाव समास। भर पेट कौन समास है? अब यही भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो सबसे पहले ये जान जाइए, सर्वनाम होते कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। चलिए फटाफट जानते हैं। व्यक्तिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक अगर सर्वनाम का बात होगा तो वैसा सर्वनाम जिसमें खाली विशेष व्यक्ति का बात करेगा, किसी व्यक्ति का बात हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक कहलाएगा।
व्यक्ति किसी भी व्यक्तिवाचक का बात हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक हम तुम आप ये सब हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक का अगर बात करेगा, ये हम तुम कोई भी हो सकता है, हम तुम आप ये कोई भी रहेगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। निश्चयवाचक में होता है जो निश्चितता का बोध करवाए, तो निश्चय मतलब ये होता है यह वह। निश्चयवाचक में याद रखना है यह वह। यह वह क्या है? निश्चयवाचक है। यह वह क्या है? निश्चय, इसको याद ही रखना है। अनिश्चयवाचक कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ क्या है? तो अनिश्चयवाचक है। कोई कुछ क्या है बारे? अनिश्चयवाचक है। अगर पूछेगा संबंधवाचक क्या है, संबंधवाचक क्या है, तो संबंधवाचक के बारे में तुम लोग बताओगे जो संबंध को बताता हो, जैसे जो सो, है ना, जो सो क्या है? संबंधवाचक है। क्या बारे? संबंधवाचक है। तो संबंधवाचक को भी याद रखना है। कहता है किताब शब्द में, किताब शब्द में कितने वर्ण है? किताब देखो, किताब बोलो की, तो क में आ गया ई, तो की, तब तो में आ गया आएगो लिखा है ब। गिनिए 1 2 3 4 5। तो किताब शब्द में कितने वर्ण है? 5 वर्ण। कितने वर्ण है बुआ जी? 5 वर्ण है। कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। ठीक है, आगे देखिए। कहता है सूरज शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सूरज शब्द का बहुवचन कोई नहीं कह देना सूरजा, है ना, सूरजा नहीं कहना जी। सूरज शब्द का बहुवचन सूरजा नहीं होगा, सूरजो होगा। क्या होगा? सूरजो होगा। क्या होगा? सूरजो होगा। सूरजा का मतलब ये बहुवचन मतलब होता है उसको बहुत का रूप में बोलना, जब बहुत ज्यादा हो। जैसे देखो, है ना, सूरज, एक सूरज मतलब एक सूरज, सूरजो मतलब बहुत सारा सूरज, तो ये हो जाएगा सूरजो। कहता है सर्वनाम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सर्वनाम का पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उसी का दूसरा नाम बताइए। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उसी का दूसरा नाम बताइए। तो देखिए, उसी का परनाम। सर्वनाम का मतलब होता है जो दूसरे के नाम के लिए आता है, जो नामों के बदले में आता है। संज्ञा देखो, संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब होता है क्या? नाम। माने कि नाम के बदले आए तो परनाम, है ना। पर मतलब दूसरा, नाम मतलब नाम, माने कि नाम के बदले जो आता है उसे परनाम कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपके सर्वनाम। चलिए आगे देखें। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? तो संधि जो होता है, दो अक्षरों के मेल से संधि बनता है। दो अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो अक्षरों के मेल से क्या बनता है? बड़े संधि आता है। आप देखिए विराम चिन्ह फिर से आ गया। विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? देखिए पूर्ण विराम, इसका मतलब ये होता है पूरे तरीके से विश्राम कर लेना। पूर्ण ना यानी कि फुल स्टॉप ऐसे देते ही पूर्ण विराम चिन्ह है। अल्प विराम, अल्प विराम या अर्ध विराम इसी को कहते हैं, ऐसे कॉमा दे देना। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये ना देखो वजन वाला जो होता है वजन का जो चिन्ह होता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। लेकिन उपसर्ग जो है, जो कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि उपसर्ग जो होता है जो शब्दों के आगे आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दों के आगे आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रकाश लिख दिए, प्रकाश लिख दिए, प्रकाश से पहले जब इसको पढ़िए तो तोड़ेंगे पहले प्र बोलेंगे, उसके बाद काश बोलेंगे, तो पहला खंड जो होता है उपसर्ग कहलाता है। जैसे बोलो प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन बोलते हैं तो पहले क्या बोलेंगे? प्रति, क्या बोलेंगे बारे? प्रति बोलेंगे, उसके बाद दिन बोलेंगे। तो पहला खंड क्या कहलाएगा? प्रति कहलाएगा। ये प्रति क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। तो बात आगे समझिए। अव्यय जो है, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय उसे कहते हैं जो नहीं बदलता है। जो नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। जो नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। जो नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं। जो नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। चलिए आगे देखिए, है ना। शब्द का विलोम क्या होगा? शब्द का विलोम क्या होगा? बड़े शब्द जो होता है ना, ये शब्द देखिए, शब्द इसका मतलब है इसमें उल्टा, सब विलोम मतलब उल्टा होता है। तो शब्द का विलोम होगा अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर। क्योंकि इसमें बहुत सारे अक्षर है, इसमें कम अक्षर होगा, एगो अक्षर होगा। ये अकेले है, बिना बहुतका के साथ है, तो शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। यानी कि चाहे वर्ण न रहता तो वर्ण हो जाता, या ध्वनि रहता तो ध्वनि हो जाता, इसका उल्टा। ठीक है, चलिए आगे समझिए। आगे आता है पाठशाला शब्द में कौन सा समास है? पाठशाला शब्द में कौन सा समास है? अब देखो पाठशाला है ना। देखो पाठशाला को समझते हैं। पाठशाला, पाठ मतलब होता है पढ़ना और शाला मतलब होता है घर,
है ना। शाला मतलब घर, तुम जो शाला सोच रहे हो तो वो शाला नहीं है। शाला मतलब होता है घर, और पाठ मतलब होता है पढ़ना, मान लो पढ़ने के घर, माने कि इसमें कथी कारक आ गया, इसमें कारक आ गया, इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, जैसे आ जाएगा धर्मशाला धर्म, धर्मी लोगों के जो घर होते हैं उसे धर्मशाला कहते हैं, तो वो हो जाएगा, उसमें भी कारक आ जाएगा। जैसे कार्यशाला, कार्य के घर को कार्यशाला कहते हैं, उसमें भी कारक आ गया तो वो भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात समझे, हाँ समझते रहना। चलिए बहुव्रीहि समास में बताइए, बहुव्रीहि समास। चलिए बहुव्रीहि समास जो क्या भगवान या राक्षस का नाम रहेगा, जैसे दानानन हो गया, जैसे आ जाएगा बिना पानी, बिना पानी। देखिए बीना मतलब बीना होता है, अब पानी मतलब होता है रखने वाला, माने बीना को रखने वाला, बिना पानी यानी सरस्वती माता हो जाएगी। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है, एग्जाम में ऐसे होता है ना, ऐसे लिखा रहेगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो द्वंद्व समास में याद रखना जो उल्टा पुल्टा हो, जैसे माई अति देगा भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन कौन समास है, द्वंद्व समास माने उल्टा पुल्टा हो, क्या हो, उल्टा पुल्टा हो और दो हो, तो है ना। जैसे रहेगा आप और तुम, आप और मैं, ये देखिए आप का उल्टा मैं और मैं का उल्टा आप, ये भी क्या है, तो द्वंद्व समास है। अब यही भाव समास याद रखेंगे, जैसे प्रति लगा हो, प्रत्यय लगा हो, प्रति प्रत्यय, यथा लगा हो, उप लगा हो, अनु लगा हो, आ लगा हो, है ना। अगर ये सब लगा रहता है तब यही भाव समास होता है। चलिए जलपान, जलपान किस प्रकार का समास अभी बात किए हैं। द्विगु समास के लिए क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, संख्या होगा तो ही द्विगु समास होगा, नहीं तो द्विगु समास नहीं होगा। तो जैसे हम ये कहेंगे सप्ताह, क्या कहेंगे बाजी, सप्ताह, सप्ताह में क्या लिखल है, सप्त, सप्त मतलब होता है सात, है ना। जैसे कहेंगे शताब्दी, कैसे कहेंगे शताब्दी, ये शताब्दी भी है ना, शताब्दी में सत, सत मतलब क्या हो गया, 100 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास में क्या होना चाहिए, कारक छुपा होना चाहिए, कारक, कारक छुपा होगा तो तत्पुरुष समास होगा। बहुव्रीहि समास में जो विशेष नाम होगा भगवान या राक्षस के। चलिए अब यही भाव समास में अभी लिखा है प्रत्यय प्रति लगा होता है, तो ये भी यही भाव समास ही होता है, क्योंकि जलपान जो होता है, चलिए याद रखिएगा जलपान जो है अब यही भाव समास, जलपान अब यही भाव समास। तथा सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उसी का दूसरा नाम बताइए, पर्यायवाची शब्द का मतलब जो उपनाम सब है जो उसके बारे में बताइए। तो सूर्य को हम लोग रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, प्रभाकर भी बोलते हैं, प्रभाकर भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब बोलते हैं दिनकर, रवि, प्रभाकर, दीनानाथ बोलते हैं, दीनानाथ, है ना, दीनानाथ, है ना, ये सब बोलते हैं। किसको बोलते हैं अरे, तो सूर्य को रवि बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, प्रभाकर बोलते हैं, दीनानाथ बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो सूर्य, सॉरी सूर्य को बोलते हैं, तो इसका आंसर रवि हो जाएगा, है ना। अब कहता है वाक्य में कितने पद है, वाक्य में कितने पद है, इसका कमेंट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। वाक्य में कितने पद है इसका कमेंट आप लोग खुद करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता अर्थ शब्द का कितने अर्थ शब्द का क्या विलोम होता है, अर्थ शब्द का विलोम क्या है, अर्थ शब्द का क्या विलोम है। विलोम मतलब होता है उल्टा, है ना। अर्थ मतलब होता है मतलब, अर्थ मतलब होता है मतलब, है ना। अर्थ मतलब होता है अर्थ मतलब, अर्थहीन मतलब हुआ जब मतलब नहीं, है ना, है ना। अर्थ का मतलब, अर्थ का मतलब होगा, अर्थ मतलब होगा मतलब, अर्थहीन मतलब बिना मतलब का, लेकिन उल्टा पूछ रहा है ना। चलिए शब्द तो होगा नहीं, वाक्य होगा नहीं, या तो होता व्यर्थ होगा, नहीं तो क्या होगा, अर्थहीन होगा। अर्थ का यानी कि ये होगा अर्थ है, मतलब इसका अर्थ का कुछ ना कुछ अर्थ है, व्यर्थ है। चलिए व्यर्थ, अर्थ, व्यर्थ इसका आंसर हो जाएगा, अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, है ना, व्यर्थ हो जाएगा। संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्ति वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, व्यक्ति वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखें, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम के, जो संज्ञा और सर्वनाम के क्या करता है बारे जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या कहता है, संज्ञा का वर्णन करने वाला, खाली संज्ञा का वर्णन कैसे करेगा, क्रिया का वर्णन करने वाला शब्द, है ना, सर्वनाम का वर्णन करने वाला शब्द, अवयव का वर्णन करने वाला शब्द, विशेषण किसे कहेंगे। अब यहाँ पर फंसता है मुद्दा, तो ऐसे स्थिति में तुम लोग ये लगाओगे क्रिया के, है ना, क्रिया का वर्णन करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए आगे आता बारे कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म जो होता है,
कर्म मतलब होता है क्रिया, कर्म मतलब क्रिया, क्रिया कर्म किसे कहते हैं? तो क्रिया करने वाले को कर्म कहते हैं। क्रिया का प्रभावित वस्तु कर्म है, क्रिया का प्रकार कर्म है, क्रिया का परिणाम पर है। क्रिया मतलब होता है काम होता है, जैसे कहते हैं राम आम खाता है, आम खाता है। अब इस पर जो कर्म है ना, कर्म है तो किस पर पड़ेगा? आम पर पड़ेगा, यानी कि ये होता है ना, खाने वाला से पहले जो वस्तु होता है, क्रिया का प्रभावित करने वाला जो वस्तु होता है, उस पर क्रिया का फल पड़ता है, उसी पर। ठीक है। धातु का क्या अर्थ है? धातु का क्या अर्थ है? तो धातु मतलब होता है क्रिया, धातु मतलब क्या होता है? क्रिया होता है, काम होता है, तो ये हो जाएगा धातु मतलब क्रिया। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? विच्छेद मतलब होता है तोड़ना, और संधि मतलब होता है जोड़ना। संधि मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद मतलब होता है तोड़ना। संधि मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद मतलब होता है तोड़ना। तो तोड़ने वाला, दो शब्दों को तोड़ने वाला क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। चलिए आगे देखें। अनेक शब्द का विलोम क्या होगा? अनेक शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। अब अनेक शब्द का विलोम एक होगा, है ना। अनेक शब्द का विलोम क्या होगा? एक होगा। हम कह रहे एक है और कह रहे अनेक है, तो ये ना उल्टे ना बोल रहा है। क्या उल्टा बोल रहे जी? हम कह रहे एक, आप कहिए अनेक, तो ये उल्टा ही हो रहा है। तो ये उल्टा ही पूछ रहा है, विलोम मतलब उल्टा। इसकी विलोम के जगह पर वयुक्त कर्म भी एग्जाम में आ सकते हैं। वयुक्त कर्म मतलब भी उल्टा होते हैं। ठीक है। वचन का क्या अर्थ है? वचन, वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या होता है ना। अब कहेंगे एक वचन मतलब एक है उसमें, कहेंगे दुई वचन उसमें मतलब दुगो संख्या है। अब बहुवचन कहेंगे मतलब बहुत संख्या है। एक वचन कह रहे हैं माने कि एक संख्या है ना। अच्छा, हिंदी व्याकरण में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में दो ही वचन हो, यही याद रखिएगा। वचन, हिंदी व्याकरण वचन के कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं, एक एक वचन, एक बहुवचन होते हैं। वचन मतलब संख्या होता है। एक वचन कह रहे इसका मतलब एगो संख्या है, और दुई वचन कह रहे इसका मतलब दुगो संख्या है, और बहुवचन कह रहे इसका मतलब बहुसंख्या है। तो इसमें कहते हैं वचन के क्या अर्थ होता है? तो वचन का संख्या अर्थ होता है। पुरुष किसे कहते हैं? तो पुरुष किसे कहते हैं? जो बोलता है उसे पुरुष कहते हैं, जो सुनता है उसे पुरुष कहते हैं, जिसके बारे में बातचीत चलती है उसे पुरुष कहते हैं। तो जो जो बोलता है उसे भी पुरुष कहते हैं, जो सुनता है उसे भी पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में बातचीत चलता है उसे भी पुरुष कहते हैं। तो बोलने वाला को वक्ता कहते हैं, सुनने वाला को श्रोता कहते हैं, या कोई भी विषय होता है वो सब क्या कहलाता है? पुरुष कहलाता है। काल किसे कहते हैं? काल जो होता है, काल मतलब होता है समय, है ना। काल मतलब क्या होता है? समय होता है। काल मतलब क्या होता है? बड़े समय होता है। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। लिंग कितने होते हैं? बड़े लिंग दो प्रकार होते हैं हिंदी पर, है ना। हिंदी व्याकरण में लिंग दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसक लिंग हिंदी व्याकरण में नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए, काल, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे। विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति क्या है बारे, है ना। संज्ञा का रूप है विभक्ति, है ना। क्रिया का रूप है नहीं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के अंत में लगने वाला विभक्ति होता है। संज्ञा या सर्वनाम के अंत में लगने वाला ही विभक्ति होता है। ठीक है। जो पढ़ते लगता है, पढ़ते मतलब पीछे से लगने वाला, पढ़ते मतलब पीछे से लगने वाला। जैसे अगर पढ़ते भी एग्जाम में आ जाता है, देखिए निराशा, निराशा। चलिए पढ़ते को समझिए। निराशा, तो पहले हम बोले नी, उसके बाद रा, है ना, राशा। एक बार बोले नी, एक बार बोले राशा। राशा को अगर गौर से देखिएगा तो राशा को अगर इस रा में से निकालिएगा तो आ लिख लेगा, इधर सा लिखा है तो सा होगा। अगर हम पहले खोजेंगे ऑप्शन में आशा, अगर आशा नहीं मिलेगा ऑप्शन में तब मानेंगे राशा, आंसर हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे औलाद, औलाद, औलाद लिख दिए। औलाद लिखे हैं तो पहले बोले हैं औ, फिर बोले हैं लाद, फिर बोले हैं लाद। लाद में क्या आएगा बड़े? आद, क्योंकि लॉ में से निकालेंगे तो अ निकलेगा, एक डंटा है तो डंटा, एक दो है तो दो। पहले खोजेंगे आद, अगर आद नहीं मिलता है तो मारेंगे लाद, आंसर। ठीक है, बात समझ रहे? तो इस प्रकार से पढ़ते भी आपको समझ लेना, क्योंकि पढ़ते एग्जाम में आते ही रहते हैं, पढ़ते को अच्छे से समझ जाइए। ठीक है। जैसे लिखा है मोटापा, मोटापा दिया है तो इसको पहले बोलेंगे मो,
उसके बाद टा, उसके बाद पा। इधर 3 खंड में है तो पा ही इसका हो जाएगा। सबसे अंतिम वाला क्या होता है? प्रत्यय होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जो लगता है उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। चलिए आगे, लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? तो हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे पूछ रहा है लिंग किसे कहते हैं, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। चलिए पुरुष किसे कहते हैं? ये भी आपको बता ही दिए हुए। वक्ता, श्रोता। वक्ता जो होता है, जो श्रोता होता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। काल कितने होते हैं? काल 3 होते हैं। चलिए आगे आता है संधि के कितने प्रकार है? तो संधि के बाद कितने प्रकार है? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है, और एक आता है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार होते हैं। चलिए संधि में राम और इंद्र को जोड़िए, क्या होगा? अगर यही ई यहां पर रहता तो इस ई से बनता य, क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं ई से य होता है और ऊ से क्या होता है? व होता है। लेकिन यही रहता पहले। तो अगर बाद में रहता तो क्या हो जाता है? तो सर बाद में होता है तो अकेले हो जाता है और कुछ नहीं होता है। ये य जो है इस प्रकार से कुछ य को ये बन जाता है। यह क्या हो जाता है? ये हो जाता है। तो इस प्रकार से देख लो, राम प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? रामेंद्र हो जाएगा। तो रामेंद्र को गौर से देखोगे तो रामेंद्र ये भी लिखा है, 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 सब रामेंद्र लिखा है। चारों के चारों ऑप्शन एक ही रंग है ना? मिस हो गया है ऑप्शन, है ना? तो कुछ नहीं करना, ऐसे स्थिति में आपको एक का आंसर कर देना फर्स्ट को। चारों के चारों एक ही, राम प्लस इंद्र ही रामेंद्र होगा। आगे देखते हैं वचन के कितने प्रकार होते हैं। क्या कहता है हमारे? वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए हिंदी व्याकरण में वचन जो होते हैं 2 ही होते हैं। हिंदी व्याकरण वचन 2 ही होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होते हैं बहुवचन, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, एक वचन जिसकी माने कि जिसकी जब भी बात करेंगे, एक का अगर बात करेंगे तो एक वचन, और एक से ज्यादा का बात करेंगे तो बहुवचन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा वचन मतलब क्या होता है? वचन मतलब संख्या होता है। वचन मतलब क्या होता है? संख्या होता है। चलिए अच्छा, अवयव के कितने प्रकार हैं जो हम आगे बताएंगे, ये भी आपको कमेंट करना है। चलिए देखिए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देखिए अब यहां पर कंफ्यूजन वाली बात है। अगर सीधे संज्ञा का प्रकार पूछ ले तो कहेंगे 5 प्रकार होते हैं। अगर सीधे संज्ञा का प्रकार पूछ ले तो कहना 5 प्रकार होते हैं। लेकिन कहे मुख्य रूप से संज्ञा के प्रकार कितना होता है, यानी मुख्यतः पूछे मुख्यतः संज्ञा के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। अगर पूछेगा संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार है तो 3 प्रकार है। अगर सीधे पूछेगा संज्ञा के कितने प्रकार तो 5 प्रकार है। 2 चीजें दिमाग में रखने से, जैसे संज्ञा के कितने प्रकार तो कहना 5 प्रकार, मुख्यतः पूछेगा तो 3 प्रकार जाना है। ठीक है, कौन कौन है वो भी जान लो। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद जान जाइए भाववाचक, है ना, भाववाचक संज्ञा, एक मिनट, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक, द्रववाचक, है ना, द्रववाचक, द्रववाचक संज्ञा। चलिए व्यक्तिवाचक जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का बात, किसी भी निजी व्यक्ति का बात करेंगे व्यक्तिवाचक कहलाएगा। जैसे आपका नाम, आपका जो भी नाम हो, XYZ कुछ भी नाम हो, जैसे राम श्याम, है ना, रामू, कालू, महात्मा गांधी, कुछ नाम आ जाएगा, पटना उठना, कुछ चीज का नाम आएगा, सीधे नाम रहेगा, निजी नाम रहेगा, क्या करना, व्यक्तिवाचक लगा देना, है ना। समूहवाचक, समूहवाचक में जैसे सेना आ जाएगा, सेना रहेगा समूहवाचक है, वर्ग रहेगा समूहवाचक है, किसी चीज का गुच्छा आ जाएगा, जैसे अंगूर का गुच्छा आ जाए या चाबी का गुच्छा हो जाए, ये समूहवाचक होता है। ठीक है, चाहे गिरोह हो जाए, गिरोह आ जाए, ये भी है ना, क्या हो जाएगा, समूहवाचक होगा। चलिए द्रव्यवाचक किसे कहेंगे, तो जिसको नापेंगे तौलेंगे वो सब द्रव्यवाचक कहलाएगा। जो नापते तौलते उस सबको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे मान लीजिए दूध को आप नापते हैं तो ये दूध क्या होगा, द्रव्यवाचक होगा। जैसे घी को नापते हैं, घी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। जैसे कपड़ा को नापते हैं, ये कपड़ा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक होगा। कोई भी चीज जैसे सोना चांदी ये सब नापा जोखा जाता है तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब द्रव्यवाचक हो जाएगा। भाववाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं, जिसमें भावना हो, है ना, भाव हो, गुण हो। जैसे भाव हो, गुण हो, है ना, दशा हो, दशा हो, अवस्था हो,
ये सब। जैसे मान लीजिए भाव हो, जैसे अच्छाई हो, बुराई हो, है ना, अच्छाई बुराई, राष्ट्रीयता, अगर ये सब, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या होता है, तो ये सब होता है भाव होता है, तो ये भाववाचक होगा। जैसे गुण, है ना, सुंदरता, मिठास, मिठास भी गुण है, मीठ होना, खटास, खट्टा होना, तीतापन, है ना, तीता होना। अवस्था हो सकता है बचपन, बुढ़ापा, पट, है ना, पतर, ये भी हो सकता है पतरका, मोटका, ये सब भाववाचक है। टकला, टकली, सब भाववाचक में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दशा, दशा का अगर बात कर, आकार का बात कर सकते हैं, जो तिनकोनमा, चरकोनमा, पचकोनमा, इस सब भी क्या होगा बड़े, तो ये सब भाववाचक ही होगा। ठीक है, चलिए, कहता है विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। चले आगे देखते हैं। कहता है क्रिया किसे कहते हैं, है ना, क्रिया किसे कहते हैं बड़े, नाम मतलब संज्ञा होता है, नाम मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है। विशेषण जो विशेषता बतलाता है, सर्वनाम जो संज्ञा के बदला आता है, इसे इसे परनाम भी कहते हैं, है ना। और क्रिया जो होता है, क्रिया मतलब काम होता है, क्रिया मतलब क्या होता है, काम होता है। तो ये कार्य भी, कार्य मतलब भी काम, और क्रिया मतलब भी काम। सर्वनाम के कितने भेद है, सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद है। चलिए, अलंकार किसे कहते हैं, जो सुंदरता को बढ़ाता है, जो कविता की सुंदरता को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। जो कविता की सुंदरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। संधि विच्छेद, विच्छेद मतलब होता है तोड़ना, है ना, विच्छेद मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो रामेश्वरम को तोड़ना है, रामेश्वरम को तोड़ना है, किसको तोड़ना बरे, है ना। देखिए अगर एकले माथा पर लिखा है, एकले, एगो माथा पर एकले रहता है, यानी कि ई से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ई से बना हुआ है। तो चलिए राम को, है ना, एकले है, इसका मतलब ई से बना, लेकिन ई बाद में लिखा है, ई बाद में लिखा है, क्योंकि अगर ये पहले रहता, अगर ये पहले रहता तो य रहता बीच में। हम ये बता रहे इससे य होता है। जैसे हम नयन को देखते हैं, नयन को देखते हैं, इस नयन में यहाँ पर य दिया है, या इस य से हम ये समझेंगे कि यहाँ पर ई जो है पहले है, क्या है, पहले। जैसे हम ने प्लस अन होगा नयन, यहाँ पर ए क्या है, पहले है, ये याद रखना। तो यहाँ पर क्या हुआ, नावेश क्या दिया है, राम प्लस रामेश्वरम दिया है, तो क्या हो जाएगा, राम प्लस ईश्वर, राम प्लस ईश्वर। देखो ईश्वर जो होता है वो भी ध्यान रखना, कौन ईश्वर सही है। यहाँ पर राम ये सही है और ईश्वर यही सही, बाकी ये सब गलत है। अब ये सब तो एकदम 2 कॉपी लिखे हुआ है ना, एकदम 2 कॉपी लिखा है, लेकिन तुमको फर्स्ट वाला आंसर करना होगा ऐसी स्थिति में। चलिए, अनेक शब्द का वचन क्या है, अनेक शब्द का वचन क्या है। अनेक जो है कौन सी वचन में है, वचन मतलब होता है संख्या, वचन मतलब संख्या होता है। अनेक जो है कौन, वह अनेक के अपने आप में बहुत बहुवचन है, तो ये अनेक खुद एक अनेक वचन है। अनेक क्या है, एक खुद अनेक वचन है। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं बोले, जो अर्थपूर्ण शब्दों का समूह हो। ऐसा नहीं जो सीधे कुछ ढेरिया दिए हुए हैं तो उसको वाक्य कहेंगे, नहीं, जो अर्थपूर्ण शब्द होंगे, जो बहुत सारे जिसमें अर्थ होंगे, वो सबको क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कहते अवयव के उदाहरण दीजिए। देखो अवयव उसे कहते हैं जो क्या होते हैं बड़े, चेंजेबल नहीं होते हैं, जो चेंज नहीं होते उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जो चेंज नहीं होते उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे और कभी भी कहीं पर भी लिखते हैं तो चेंज नहीं होगा, पर कहीं पर लिखते चेंज नहीं होगा, तक कहते कहते कोई चेंज नहीं होगा, है ना। धीरे धीरे लिखते हैं, ये धीरे धीरे चेंज नहीं होगा। किंतु लिखते हैं, किंतु चेंज नहीं होगा, परंतु चेंज नहीं होगा, बल्कि चेंज नहीं होगा। ये सब जो हम लिख रहे हैं, है ना, ये सब चेंज नहीं होगा। जो चेंज नहीं होगा उसी को तो अवयव कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। लेकिन सीता ये चेंज हो सकता है, राम ये चेंज हो सकता है, राम चेंज हो सकता है, सीता चेंज हो सकता है। राम का जबर कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन इसके जबर कुछ और नहीं लिख सकते। चलना भी चेंज हो सकता है। देखो चलना कहीं पर लिखेंगे चलता है, कहीं पर लिखेंगे चलता, कहीं पर लिखेंगे चलती, कहीं पर लिखेंगे चला, है ना। ये सब चेंज हो सकता है। जैसे खाना खाता, खाते खाते, है ना, ये सब चेंज हो सकता है। सुंदर, सुंदरता भी चेंज, सुंदरता हो जाएगा, सुंदरी हो जाएगा, छुछुनरी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब समझो। बड़ा जो है, बड़ा भी चेंज हो जा सकता है, बड़ा सा, है ना, बरकी, ऐसे करके चेंज हो सकता है, लेकिन अवयव चेंज नहीं होगा। ये होता है अवयव। संधि, संधि के नियम किस ग्रंथ में मिले हैं,
तो संधि का जो नियम है, देखो सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों का व्याकरण जो है, जो पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया संस्कृत है, तो ये संस्कृत व्याकरण है, पाणिनि जी तो कर लिया गया, और उसी में संधि के नियम जो मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए वचन के उदाहरण कौन है। देखिए वचन हम लोग जानते हैं हिंदी व्याकरण में कितने वचन, वचन मतलब होता है क्या, संख्या होता है। वचन मतलब क्या होता है, संख्या होता है। वचन के कितने उदाहरण है, 2 उदाहरण है ना। सॉरी, वचन वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है एक वचन, एक क्या होता है बारे, द्विवचन। क्या होता है, द्विवचन होता है। तो यहाँ पर लड़का और लड़के क्या है बारे, तो द्विवचन है। लेकिन राम सीता एक बात लिखा है, वचन में नहीं गए। अब राम राम रहता और रामे रहता, तो ये तो कोई अंतर नहीं होता है ना। सुंदर सुंदरता ये भाववाचक है। चलना चलता ये सब क्या है, तो कुछ नहीं, वचन का बात कर रहा है। वचन में मतलब एगो बताइए ऐसा एगो अकेले हो, एगो बहुत का वो वचन में। तो देखिए यहाँ पर एक लड़का कह रहे हैं तो ये अकेले है, और लड़के कह रहे हैं यानी कि बहुत का है, यहाँ पर वचन का प्रयोग किया। अब देखिए संधि, देखिए बाद में अगर ई आता है तो इस बगल से इसमें आ हो जाएगा, तो ततीन्द्र हो जाएगा। क्या है ततीन्द्र, देखिए ततीन्द्र, ततीन्द्र, ततीन्द्र। ए भाई सब तो एक ही जैसा आंसर लिख दिया है ना, सब एक ही जैसा आंसर लिख दिया है। इसमें ये ततीन्द्र, इसमें आंसर है तत् प्लस इंद्र। ठीक है, चलिए कुछ अवयव, अवयव के भेद के बारे में देखिए। अवयव किसे कहते हैं, जो बदलता नहीं है उसे अवयव कहते हैं। जो बदलता नहीं है उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, एक मिनट हुआ जी, एक मिनट रुका। चलिए, जो बदलता नहीं है उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जो बदलता नहीं उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे, आप कोनो बार धीरे धीरे लिखेंगे कोई चेंजेबल नहीं होगा। ऊपर नीचे कोई चेंजेबल नहीं है। परसों तरसों बहुत, ये सब चेंजेबल नहीं है ना। अच्छा एक बात, अवयव कितने, अवयव के कितने भेद है, 1 2 3 4 और 1 5। याद रखिएगा अवयव के कितने भेद है, 5 है ना। पीछे कमेंट करने के लिए बोले हैं, जो कमेंट नहीं किए, कमेंट किए उसको मिला लो। अवयव के कितने भेद है, 5 भेद है। चलिए अब ये संबंध, संबंध वाला जो क्या हो, संबंध मतलब जो जोड़ता हो, जोड़ता हो। जैसे के पास, के लिए, से दूर, के कारण, ये सब क्या कर संबंध बोधक अवयव है। जैसे अब ये तो समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक जो होता है जो एक समुच्च को जोड़ता है, एक माने कि बहुत सारे झुंड को जोड़ेगा। जैसे देखिए हम जब आएंगे तब तुम जाना, हम जब आएंगे इतना को जोड़कर आप तब तुम जाना को जोड़े, एक समुच्चय को जोड़ रहे हैं। जब समुच्चय को जोड़े, देखिए और जो है ये भी समुच्चय को जोड़े, और मेरा तो ठीक है और तेरा क्या हाल है, ये क्या है बारे, ये भी समुच्चय को जोड़ रहा है ना, एक समुच्चय को जोड़ रहा है ना। मैं आ गया, सॉरी आ, तुम पढ़ लो वरना देख लेना। ये क्या है, समुच्चय को जोड़ रहा है ना, है ना। मैं पढ़ रहा हूं किंतु, है ना, ये तो समुच्चय को, ये इसीलिए सब समुच्चय को जोड़ता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, समुच्चय वाचक कहते हैं। चलिए अभी कहते हैं। आप देखिए विषम यादि वाचक में जिसमें आह प्रकट हो, विषम यादि जिसमें माने कि एक विश्राम वाली भावनाएं हो, जाए थका दे, ऐसी कोई घटना घट जाता है, या अचका दे, तो ऐसे विषम यादि बोधक चिन्ह कहते हैं। हाय ये क्या हो गया, हाय ये तुमको अचका दे रहा है, हे राम, ये ओह उफ चोट उट लगता है, ऐसे ऐसी स्थिति में विषमयादि बोधक चिन्ह, यानी कि विषमयादि बोधक चिन्ह क्या उल्टा आई होता है। ये सब होता अवयव होता है। चलिए निपात का बात करते हैं। निपात भी एक अवयव होता है। जैसे भी हो गया, तो हो गया, है ना, तक हो गया, केवल हो गया, ही हो गया, मात्र हो गया, ये सब अवयव है। तो उम्मीद है अवयव भी समझ में आ गया, अवयव भी समझ में आ गया। चलिए आगे देखें। शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, शब्द के प्रकार को जानते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं बारे, तो जो शब्द जो मूल शब्द होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जो मूल शब्द होते हैं उसे तत्सम कहते हैं ना। यानी कि जो संस्कृत के सीधे सीधे कहे, संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं बारे, तो मूल शब्द के जो बिगड़े हुए रूप होते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए अग्नि जो है, अग्नि जो है पुरनका नाम है। अग्नि क्या है, पुरनका नाम है, और ये हो गया कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। लेकिन अभी के समय अग्नि क्या हो चुका है, आग हो चुका है। अग्नि क्या हो चुका है, आग हो चुका है। ये आग क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। समझिए, जैसे देश, देश के शब्द को क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे, और विदेश के शब्द को क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। देश के शब्द को विदेशज, है ना, विदेशज शब्द कह देंगे। जैसे छिपा लोटा है ना, ये सब विदेशज शब्द हो गया, है ना,
नहीं, देशज शब्द होगा। जैसे चाकू आ जाएगा, चाकू क्या है, विदेश, सॉरी, चाकू क्या बारे, विदेश का शब्द है, तो ये विदेश शब्द हो जाएगा। स्टेशन हो जाएगा, रिक्शा हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, ये सब विदेश का। इंग्लिश वाला जो कोनो शब्द रहेगा मार देना विदेशी, ठीक है, विदेशी होता है। चलिए, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति कहे तब या बनावट कहे तब या रचना कहे तब, वही बात होता है। उसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के, कहना शब्द कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। रूट शब्द, यौगिक रूट शब्द और योग रूट शब्द। रूट शब्द किसे कहते हैं, तो वैसा शब्द जो योग नहीं हो, जो किसी 2 शब्दों से मिलकर नहीं बना हो, उसे क्या कहते हैं, रूट शब्द कहते हैं, ठीक है, जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब आता है यौगिक शब्द। देखो, यौगिक शब्द योग होता है और योग रूट शब्द भी योग होता है, लेकिन बात दोनों में यही अंतर है, यौगिक जो होता है उसमें कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, सामान्य अर्थ निकलता है। तो वैसा शब्द जिसमें सामान्य अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहेंगे। योग तो हो लेकिन सामान्य अर्थ निकले उसे योग शब्द कहोगे। लेकिन योग रूट शब्द किसे कहोगे, वैसा शब्द जिसमें क्या हो बारे, अर्थ निकलेगा, सामान्य अर्थ नहीं निकल कर विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे अगर लगा पंकज, पंकज है ना, मतलब ये होगा कीचड़ में खिलने वाला कमल का फूल, ये बात विशेष अर्थ हो गया, निकल गया पंकज का। ऐसी बात जैसे इसमें आ जाएगा विद्यालय, चलो विद्यालय, हिमालय, तो ये सब जो है यौगिक है। हिम प्लस आले से बना है हिमालय, दो है लेकिन सामान्य अर्थ ला रहा है। हिम बर्फ के घर है ना, विद्यालय विद्या के घर, ये सामान्य अर्थ ला रहा है। पुस्तकालय पुस्तक के घर है ना, ये सब इसमें कहते हैं। अर्थ के हिसाब से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होते हैं, एक निरार्थक होते हैं, है ना। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। देखो, जब अर्थ निकल जाएगा तो उसे सार्थक शब्द कहिएगा, अर्थ नहीं निकलेगा उसे निरार्थक शब्द कहिएगा। अर्थ निकल जाएगा सार्थक शब्द, अर्थ नहीं निकलेगा निरार्थक शब्द, है ना। रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। देखिए, विकारी मतलब नामे से लग रहा है जो क्या होता है, विकार उत्पन्न होता होगा, विकार उत्पन्न होगा यानी बदलेगा, यानी विकारी शब्द में बदलता है ना, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है, लेकिन ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है, अविकारी शब्द नहीं बदलता है। आगे देख लेते हैं संधि। देखो, संधि जो होते हैं, जो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, 1 मिनट, है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, है ना, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार होते हैं। अब इस 3 प्रकार में भी एक आता है स्वर संधि। क्या आता है, स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और ययादि संधि। फटाफट समझ लो, है ना, समय न लगा। देखिए, दीर्घ संधि में ये याद रखना है, एकदम झलक दो, 1 मिनट में समझ जाओ। जिसमें बरका, दीर्घ मतलब होता है बरका, दीर्घ मतलब क्या होता है, बरका, जिसमें बरका का बोलबाला होगा वो दीर्घ संधि कहलाएगा। जैसे अगर अ को और आ को जोड़ते हैं, ये आ में बरका को, देखो आ बरका है इसीलिए आ जो है ये आ बन गया, ये दीर्घ संधि कहलाएगा। फटाफट समझ आइए, है ना। अगर उल्टा भी जोड़ देता ना, उल्टा भी, जैसे देखो अगर आ भी दे देगा फिर भी क्या होगा, आ ही होगा आंसर, ये दीर्घ संधि कहलाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर आ प्लस अ दे देगा तो ये क्या होगा, आ ही होगा। क्यों, क्योंकि आ ही होगा ना सर, आ ही जीतेगा, आ ही दीर्घ संधि होगा। इसी प्रकार से ई और ई दे देगा, ये भी बड़की ई आ जाएगी, या बड़की ई भी क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। इसी प्रकार से बड़की ई और बड़की ई भी दे देगा तो ये क्या होगा, दीर्घ संधि। यानी कि बड़की आएगा, बड़का क्या क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। और आ में बड़का आ होता है ना। ई में बड़का ई होता है, कैसहू दे देगा ई, कैसहू दे देगा ई, तो क्या होगा, ई क्या होगा, तो ऊ हो जाएगा बड़की संधि। अगर ऊ का बात करेगा तो ये हो जाएगा उए होगा, है ना। इस प्रकार से अगर यही सब आता है तो दीर्घ संधि कहलाएगा। अब इसी ई और ऊ को, इसी ई ऊ और ऊ को अगर अ या आ के साथ जोड़ते हैं और इसके साथ जोड़ते हैं तो गुण संधि। उससे पहले थोड़ा सा इधर समझे, वृद्धि संधि समझे, यन संधि समझे, ययादि संधि, तब इसको गुण संधि को समझते हैं, है ना। चलिए इसको समझिए। वृद्धि को याद रखना है बुढ़वा संधि से, कहना है वृद्धि जो है वृद्ध है। वृद्धि क्या है, वृद्ध है, वृद्ध मतलब समझना बुढ़वा संधि। वृद्धि क्या है बड़े, वृद्ध है, वृद्ध मतलब समझना बुढ़वा संधि। और बुढ़वा संधि जो होगा, बुढ़वा संधि, बुढ़वा कौन कौन होगा, माने सबसे बड़का ए है ना, यही नहीं होता सबसे बड़का। ओ क्या होता है, बड़का है ना, ओ क्या होता है, बड़का होता है। तो ए आई और जो बनेगा, यानी कि माथा पर एकले आ जाए या दुल्ले आ जाए तो समझना क्या बड़े वृद्धि संधि है। जैसे देखिए
जैसे देखिए ए खुद चला गया है बनने, तो इससे बड़का वाला आंसर आएगा, यानी वृद्धि संधि का उदाहरण तथैव, है ना। देखो बनौषधि, बनौषधि देखो जिस पर दुल्ले, जब ये माथा पर दुल्ले देखना, जब ये माथा पर दुल्ले देखना, वृद्धि संधि लगा देना। ठीक, चलिए इधर देखें, यन संधि को गौर से देखोगे तो इस यहाँ पर य लिखा है, अयादि संधि के देखोगे तो यहाँ पर अ लिखा है। यन संधि को देखोगे तो यहाँ पर य लिखा है, अयादि संधि को देखोगे तो अ लिखा है। यानी कि जिसमें देखो अ जो होता है, अ ऐसा वर्ण है, अ ऐसा वर्ण है जो किसी के भी साथ जुड़कर उसको पूरा कर देता है। अगर तुम अधूरा हो तो तुम्हारे साथ अ जुड़ेगा तो तुमको पूरा कर देगा। अ ऐसा चीज है, अ क्या करता है, किसी भी चीज को पूरा करता है। जैसे मान लीजिए ये क लिख दिए, ये क आधा हलंत लगा दी, इसका मतलब आधा है, तो क आधा है, इसमें अगर अ जोड़ देते हैं, इसमें अगर अ जोड़ देते हैं, यह हो जाएगा क पूरा। यानी कि ये हुआ, यानी कि ये हुआ जिसके य लिखा रहे, य लिखा रहे, लेकिन उससे पहले अगर आधा अक्षर रहेगा, अगर उससे पहले अगर आधा अक्षर रहेगा तो कहना है, क्योंकि आधा अक्षर वाला यन संधि हो जाएगा। अगर पूरा अक्षर रहेगा तो कहना गुण संधि। जैसे देखो अत्यधिक, अत्यधिक पहले देखिए गौर से, तो क्या देख रहे हैं बुआरे, तो य से पहले आधा अक्षर है, य से पहले आधा अक्षर है, तो हम समझ गए क्या, या लिखे हैं य या व या र से पहले आधा अक्षर रहेगा तो उसको कहना यन संधि। या यहाँ लिखे हैं, है ना, य व से पहले, य व से पहले अगर पूरा अक्षर रहेगा तो हो जाएगा अयादि संधि। देखिए गौर से देखिए, नयन को, नयन से पहले, य से पहले कह दिए पूरा अक्षर दे दिया है, तो इसीलिए अयादि संधि। देखो गायक, है ना, देखिए गायक, गायक में य से पहले पूरा अक्षर हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, अयादि संधि। अय वाला है ना, अय वाला आंसर कर देना, है ना। इस प्रकार से याद रखिए। अब इसको याद रखिए, गुण संधि को याद रखिएगा, ए ओ, है ना, ये सब क्या है, गुण संधि है। जब शब्दों के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा आएगा तो उसको कहिएगा गुण संधि। चलो अब देखिए, संज्ञा को भी थोड़ा सा व्यक्तिवाचक बता ही दिए। अगर किसी भी चीज के नाम रहेगा, फटाफट, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से कहेगा था 3 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से कहेगा था 3 प्रकार हो गए। कहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, कहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी विशेष नाम को क्या कहोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहोगे। कुछ हिमालय, मोहन, गीता, गंगा, भारत, हिंदी, सब क्या व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में जैसे पूरे जाति का बोध हो, जैसे अगर कुत्ता कहेंगे तो पूरे कुत्ता का बात हो गया तो ये जातिवाचक है। सीधे लड़का कहेंगे तो पूरे लड़का का बात हो गया तो जातिवाचक है। लेकिन मोहना, सोहना, रोहना कहेंगे तो ये नाम हो जाएगा, व्यक्तिगत नाम हो जाएगा, इसीलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे देखो अगर सीधे कहेंगे जिला तो जिला हो जाएगा जातिवाचक। ये कहेगा सीतामढ़ी जिला तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कहेंगे मधुबनी जिला तो कहेगा व्यक्तिवाचक। जैसे आरा कहेंगे व्यक्तिवाचक, चंपारण कहेंगे व्यक्तिवाचक, है ना, पूर्णिया कहेंगे व्यक्तिवाचक, गया कहेंगे व्यक्तिवाचक, रोहतास कहेंगे व्यक्ति। बात समझ गए ना, है ना। या कोई भी चीज का माने कि सीधे अगर कहेंगे भारत तो भारत हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन इसी में कहेंगे देश तो देश में कोनो, जिसमें कोनो का बात लगा सकते हो तो वो हो जाएगा, यही ना करना कोनो भारत, कोनो भारत नहीं कहते, कोनो, क्योंकि भारत एक ही है ना। जो ज्यादा हो सकता है ना, जो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। जैसे लड़का, बहुत सारा लड़का हो जाएगा, जैसे ये लड़का इधर आ तो कोनो लड़का आ सकता है, ये जाति। ये लड़की इधर आ, ये भी कोनो लड़की हो सकती है, ये भी जातिवाचक। कौन है, नदी, नदी, है ना, यह नदी है तो कोनो नदी हो सकता है, जातिवाचक। देश, कोनो देश हो सकता है, पर्वत कोनो हो सकता है, राज्य कोनो हो सकता है, भाषा कोनो हो सकता है, बोली कोनो हो सकता है, कुत्ता ये हो सकता है, गाय हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, जातिवाचक होगा। भाववाचक जिसमें गुण, दशा, स्वभाव, भाव का बात होता है। जैसे सच्चाई हो गया, बुढ़ापा हो गया, विनम्रता हो गया, हंसी हो गया, रुदन हो गया, क्रोध हो गया, लंबाई हो गया, ये सब क्या बात है, जातिवाचक है। द्रव्यवाचक जिससे नापा तोला जाता हो, जैसे सोना हो गया द्रव्यवाचक, चांदी हो गया द्रव्यवाचक, दही हो गया, हीरा हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब द्रव्य सबको नापते तोलते हैं। समूहवाचक का अगर बात करते हैं बोरे, तो सेना हो गया, गुच्छा हो गया, झुंड हो गया, मेला हो गया, परिवार हो गया, बंडल हो गया, है ना, गिरोह हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, ये सब क्या है, समूहवाचक है। चलिए अगला देखते हैं, है ना। विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन बारे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, है ना। ये याद रखिएगा, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण का मतलब यह हो जिसमें गुण का बात हो, किसका बात हो, गुण का बात हो, किसमें गुण का बात होगा, है ना। और संख्यावाचक विशेषण में किसका बात होगा, बड़े संख्यावाचक में, संख्यावाचक में जैसे संख्या का बात हो, यानी कि निश्चित अनिश्चित दो। देखो संख्या में ये बात, जैसे एक, है ना, एक करके या दो करके, है ना, ऐसा विशेषता बतलाए, एक है, दो है, ऐसे करके बताए, या पहला दूसरा करके बताए, पहला,
दूसरा, ऐसे करके बताओ, है ना। वह का भी विशेष है, यह का, यह वह आए, ये भी संख्यावाचक है, लेकिन अनिश्चयवाचक का आएगा। परिणाम में जिसमें, है ना, परिणाम में तो अभी क्या होगा, संख्या का ही बताएगा 1 2, लेकिन इसमें किलो लीटर में बात करेगा, किलो में बात करेगा, मीटर में बात करेगा, लीटर में बात करेगा, तो ये परिणाम बनेगा, लगेगा वजन वजन नाप तोल का, अगर इसमें बात करेगा, माप तोल की बात रहेगी तो समझ जाना परिणामवाचक विशेषण। परिणामिक विशेषण में ये आपको समझना है, जिसमें जैसे खुद का बात करेगा, है ना, अपने, नहीं नहीं सॉरी गलती बोला गया। सर्वनामिक विशेषण का मतलब होता है, सर्वनामिक विशेषण का मतलब होता है वैसा विशेषण जो क्या करता हो, जो संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा से पहले, है ना, संज्ञा से पहले वाले शब्द का विशेषता बतलाता है सर्वनामी। जैसे वह, है ना, वह राम है, वह राम है। अब ये राम जो है, राम से पहले ये जो आ गया है, राम से पहले जो पहले आया वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यानी कि संज्ञा से पहले आकर जो विशेषता बतलाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से आज इतना ही रहने दीजिए, है ना। अगला, है ना, धमाका अगला क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, है ना। धन्यवाद।